स्टूडेंट्स, वेलकम टू चतुर्वेदी कोचिंग क्लासेज। मैं आर्यन चतुर्वेदी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री। तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में मैं डिस्कशन करूंगा कार्बोकेटाइन के स्थायित्व को प्रभावित करने वाले कारक। मतलब कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो कार्बोकेटाइन के स्थायित्व को बढ़ाते हैं और कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो कार्बोकेटाइन के स्थायित्व को घटाते हैं। तो देखो, मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं कि यहाँ पर कार्बोकेटाइन के स्थायित्व को तीन कारक प्रभावित करते हैं। वो तीनों कारक कौन कौन से मैं आप लोगों के सामने लिख देता हूं, ठीक है ना। पहला कारक है प्रेरणिक प्रभाव, जिसको इंग्लिश में आप क्या बोलते हो, इंडक्टिव इफेक्ट, जिसको हम प्लस आई व माइनस आई से शो करते हैं। दूसरा अति संयुग्मन प्रभाव, जिसको हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट बोलते हैं, इसको प्लस एच व माइनस एच से शो करते हैं। और तीसरा होता है अनुनाद प्रभाव, रेजोनेंस इफेक्ट, इसको प्लस आर व माइनस आर से शो करते हैं। तो ये किस तरीका से कार्बोकेटाइन के स्थायित्व को प्रभावित करते हैं, ये चीज मुझे आप लोगों के लिए समझानी है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं पहले तीनों फैक्टरों को। पहला फैक्टर है आप लोगों का प्रेरणिक प्रभाव, ठीक है ना। पहला फैक्टर आप लोगों का कौन है, प्रेरणिक प्रभाव। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट। क्या बोलते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट। इसको हम किससे शो करते हैं, प्लस आई से और माइनस आई से, ठीक है ना। दूसरा फैक्टर है अति संयुग्मन प्रभाव। अति संयुग्मन प्रभाव, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं हम लोग, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। इसको प्लस एच व माइनस एच से शो करते हैं। चलो ठीक है। उसके बाद आप लोगों का होता है अनुनाद प्रभाव। अनुनाद प्रभाव मतलब रेजोनेंस इफेक्ट। अनुनाद प्रभाव मतलब रेजोनेंस इफेक्ट, और इसको हम प्लस आर व माइनस आर से शो करते हैं। मतलब अनुनाद प्रभाव कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है, एक प्लस आर होता है, एक माइनस आर होता है। एक बार मैं फिर आप लोगों को सामने बता देता हूं। देखो, इस वक्त जो हम लोगों का टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है कार्बोकेटाइन के स्थायित्व को प्रभावित करने वाले कारक। मतलब कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कार्बोकेटाइन के स्थायित्व को मतलब स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं, और कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कार्बोकेटाइन के स्थायित्व मतलब स्टेबिलिटी को घटाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर तीन कारक हैं जो कार्बोकेटाइन के स्थायित्व को बढ़ाते हैं घटाते हैं, ठीक है ना। पहला कौन सा आप लोगों का प्रेरणिक प्रभाव, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट। ये कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है, एक प्लस आई होता है, एक माइनस आई होता है। उसी तरीके से ये अति संयुग्मन प्रभाव, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। ये भी कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का, एक प्लस एच होता है और एक माइनस एच होता है, ठीक है ना। तीसरे नंबर का होता है अनुनाद प्रभाव, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेजोनेंस इफेक्ट। ये भी कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का, प्लस आर और माइनस आर, ठीक है ना। तो देखो, इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आप लोगों के लिए बताई थी कि भाई कार्बोकेटाइन होता है, उसके पास में इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, और अगर आप इलेक्ट्रॉनों की कमी वाले समूह से अगर कोई आप इलेक्ट्रॉन देने वाले समूह जोड़ दें तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। वो इसलिए क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉनों की कमी की पूर्ति हो जाती है। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। अरे भाई, कार्बोकेटाइन के पास में इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, तो इसके पास में इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, और आपने कार्बोकेटाइन से कोई ऐसे समूह जोड़ दिए जो इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हो, इसको इलेक्ट्रॉन देते हैं, तो ये तो कार्बोकेटाइन के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉनों की कमी पूरी हो जाएगी। और अगर उसके इलेक्ट्रॉनों की कमी पूरी हो जाएगी तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं, यहां पर प्लस आई, प्लस एच और प्लस आर, ये तीनों ही फैक्टर अगर कार्बोकेटाइन से जुड़ जाए, मतलब कोई भी ग्रुप जिनका इफेक्ट प्लस एच हो या आप लोगों का प्लस आई हो या प्लस आर हो, अगर इनको कार्बोकेटाइन से जोड़ दें तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि प्लस आर, प्लस एच और प्लस आई, ये तीनों ही जो ग्रुप होते हैं, तीनों ही जो इफेक्ट होते हैं, ये कार्बोकेटाइन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, और इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की वजह से उनकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, कार्बोकेटाइन का स्थायित्व समानुपाती प्लस आर, प्लस एच और प्लस आई, ठीक है ना। व्युत्क्रमानुपाती क्या हो जाएगा आप लोगों का, माइनस आर, माइनस एच और माइनस आई। मतलब कार्बोकेटाइन से अगर आपने प्लस आर, प्लस एच, प्लस आई वाला कोई समूह जोड़ दिया तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे जो उसकी कमी की पूरी कर देंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर आपने कार्बोकेटाइन से कोई ऐसे समूह जोड़ दिए जिनका इफेक्ट माइनस आर हुआ या माइनस एच हुआ या माइनस आई हुआ, तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी घट जाएगी, क्योंकि माइनस आर, माइनस एच और माइनस आई ये तीनों ही समूह इलेक्ट्रॉन लेने वाले समूह होते हैं। तो एक तो कार्बोकेटाइन के पास में पहले से ही इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, क्योंकि आप लोगों को पता है इनकी वैलेंसी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना। 6 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इनके पास में पहले से ही इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, और आपने इलेक्ट्रॉन लेने वाला समूह जोड़ दिया तो कॉमन सी बात है वो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को घटाएगा। समझ रहे हो नहीं मेरी बात। तो एक काम करता हूं, मैं स्टेबिलिटी ऑर्डर लिख देता हूं। स्टेबिलिटी ऑर्डर लिखने के बाद एक बार फिर से मैं आप लोगों के सामने फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है ना, कि किस तरीके से कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं और घटाते हैं। तो देखो, मैं यहां पर लिख देता हूं, कार्बोकेटाइन का स्थायित्व समानुपाती, कार्बोकेटाइन का स्थायित्व समानुपाती मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, प्लस आर प्लस एच, प्लस आर प्लस एच
और प्लस आई, ठीक है ना। ये तीनों ही समूह अगर कार्बोकेटाइन से जुड़े हुए हैं तो वो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे, क्योंकि ये कार्बोकेटाइन को इलेक्ट्रॉन देते हैं, इलेक्ट्रॉन देने की वजह से उसकी कमी को पूरा करते हैं। कमी की पूरी अगर कार्बोकेटाइन की होगी तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। लेकिन अगर आपने कार्बोकेटाइन से कोई माइनस आर या माइनस एच या माइनस आई वाला कोई समूह जोड़ दिया तो ये कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को क्या करते हैं, घटाते हैं। क्योंकि ये कौन होते हैं जिनका इफेक्ट माइनस आर माइनस एच माइनस आई होता है, वो कार्बोकेटाइन से इलेक्ट्रॉन लेते हैं। तो एक तो उनके पास में इलेक्ट्रॉनों की पहले से ही कमी है और आपने लेने वाले समूह जोड़ दिए तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी घट जाएगी। मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई ना। चलो ठीक है, एक बार मैं फिर से आप लोगों के सामने इस टॉपिक को एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो, हम लोगों को टॉपिक चल रहा है कार्बोकेटाइन के स्टार्च को प्रभावित करने वाले कारक, मतलब कौन कौन से तो ऐसे फैक्टर है जो कार्बोकेटाइन के स्टार्च को बढ़ाते हैं और कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो कार्बोकेटाइन के स्टार्च को घटाते हैं, ठीक है ना। फिर मैंने इसके लिए 3 फैक्टर बताए थे, एक प्रेरणिक प्रभाव इंडक्टिव इफेक्ट बताया था, एक अति संयुग्मन प्रभाव मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट बताया था, और एक अनुनाद प्रभाव मतलब रेजोनेंस इफेक्ट बताया था। फिर मैंने आप लोगों से ये बोली थी कि अगर कार्बोकेटाइन से कोई आपने प्लस आर प्लस एच और प्लस आई वाला कोई समूह जोड़ दिया तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है ना। क्योंकि प्लस आर प्लस एच और प्लस आई वाले जो समूह होते हैं, जो ग्रुप होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं किसको, कार्बोकेटाइन को। तो कार्बोकेटाइन के पास में इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है और उसको अगर इलेक्ट्रॉन देने वाला कोई समूह मिल जाता है तो कॉमन सी बात है कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। लेकिन कार्बोकेटाइन से आप लोगों ने माइनस आर माइनस एच और माइनस आई वाला कोई समूह जोड़ दिया तो फिर कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी घट जाएगी, क्योंकि ये जो तीनों ही समूह होते हैं ये रिंग से या कार्बन से इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचते हैं। तो एक तो कार्बोकेटाइन के पास में पहले से इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है और आपने इलेक्ट्रॉन लेने वाले समूह जोड़ दिए उससे, तो कॉमन सी बात है वो उसकी स्टेबिलिटी को घटाएंगे, ठीक है ना। इसलिए रिलेशन आप लोगों का ये बना, कार्बोकेटाइन का इस टाइप को समानुपाती मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, प्लस आर प्लस एच और प्लस आई, ठीक है ना। और व्युत्क्रमानुपाती मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, माइनस आर माइनस एच और माइनस आई। मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। तो ये तीनों ही फैक्टर कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को प्रभावित करते हैं। अब एक फैक्टर और है जो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को प्रभावित करता है, वो है अनुनादी संरचनाओं की संख्या। मतलब ये हुआ कि किसी भी मॉलिक्यूल्स की जितनी ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगी, जितनी ज्यादा अनुनादी संरचना होंगी, उसका स्टाइप उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी, ठीक है ना। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, पहले तो मैं आप लोगों के सामने रिलेशन लिख देता हूं। देखो रिलेशन आप लोगों का ये कार्बोकेटाइन का स्थायित्व, कार्बोकेटाइन का स्थायित्व समानुपाती अनुनादी संरचनाओं की संख्या, कार्बोकेटाइन के स्थायित्व समानुपाती अनुनादी संरचनाओं की संख्या, मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जितनी ज्यादा होंगी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। एग्जांपल के तौर पर मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए लिख देता हूं। एक तो मैं ले लेता हूं आप लोगों के सामने, यहाँ पर बेंजिल कार्बोकेटाइन C6H5CH2, ये कौन है आप लोगों का, बेंजिल कार्बोकेटाइन। इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है कंपेयर टू एलिल कार्बोकेटाइन के। ये कौन होता है आप लोगों का, एलिल कार्बोकेटाइन, ठीक है ना। ये कौन होता है आप लोगों का, एलिल कार्बोकेटाइन। ये तो कौन हो गया आप लोगों का, बेंजिल कार्बोकेटाइन, ठीक है ना। और ये कौन हो गया आप लोगों का, एलिल कार्बोकेटाइन। ये कौन हो गया आप लोगों का, एलिल कार्बोकेटाइन। तो देखो मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं, मैंने ये बोली है कि किसी भी मॉलिक्यूल्स की जितनी ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगी, जितनी ज्यादा अनुनादी संरचना होंगी, उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। जैसे कि यहाँ पर बेंजिल कार्बोकेटाइन है आप लोगों का और ये कौन है, एलिल कार्बोकेटाइन। तो जिस कार्बोकेटाइन की जितनी ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगी उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। जैसे कि ये कौन हो गया आप लोगों का, बेंजिल कार्बोकेटाइन, और ये कौन हो गया, एलिल कार्बोकेटाइन। लेकिन बेंजिल कार्बोकेटाइन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी बनती है, 5, और जो एलिल कार्बोकेटाइन है उसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी बनती है, 2, ठीक है ना। तो जिसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 5 बनेंगी, कॉमन सी बात है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। इसीलिए बेंजिल कार्बोकेटाइन की जो स्टेबिलिटी होती है वो एलिल कार्बोकेटाइन के कंपेयर में क्या होती है, ज्यादा होती है। रीजन उसका क्या है, क्योंकि इसकी जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है, इसकी जो अनुनादी संरचना होती है वो कितनी बनती है, 5 बनती है। और जो एलिल कार्बोकेटाइन होता है इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी बनती है, 2 बनती है। और हम जानते हैं कि
जितनी ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगी उतनी ही ज्यादा कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी होगी। इसलिए कार्बोकेटायन का स्टेटस समानुपाती अनुनादी संरचनाओं की संख्या मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चरों का नंबर। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। अब देखो यहां पर ये आप लोगों का बेंजीन कार्बोकेटायन है, तो इस कार्बोकेटायन से कितनी बेंजीन रिंग जुड़ी हुई है? एक बेंजीन रिंग जुड़ी हुई है। तो ये पॉजिटिव चार्ज कितनी रिंगों में घूमेगा? भाई एक ही रिंग में तो घूमेगा, क्योंकि एक ही रिंग है। सपोज करो इस कार्बोकेटायन से दो बेंजीन रिंग जुड़ गई तो स्टेबिलिटी थोड़ी बढ़ जाएगी, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज कितनी रिंगों में घूमेगा? दो रिंगों में घूमेगा। लेकिन इस कार्बोकेटायन से आप लोगों ने तीन बेंजीन रिंग जोड़ दी तो उस में स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा हो जाएगी, मतलब उस केस में स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि फिर वो पॉजिटिव चार्ज तीन बेंजीन रिंगों में घूमेगा। तो उसका स्टेबिलिटी ऑर्डर भी मैं आप लोगों को सामने शो कर देता हूं। देखो मैं यहां पर शो कर देता हूं उसका स्टेबिलिटी ऑर्डर। यहां पर मैं आप लोगों को सामने शो कर देता हूं कि जहां पर तीन बेंजीन रिंग होगी जो कार्बोकेटायन से जुड़ेंगी उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। तो मैं ऐसा कर देता हूं C6H5 3, ठीक है ना। और ये हो गया आप लोगों को कार्बोकेटायन, इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। इसके कंपेयर में अगर आप लोग दो बेंजीन रिंग को जोड़ते हो कार्बोकेटायन से, ठीक है ना, तो उस कंडीशन में उसकी स्टेबिलिटी थोड़ी घट जाती है। और जो आप लोगों का बेंजीन कार्बोकेटायन होता है जिसमें एक ही बेंजीन रिंग जुड़ी होती है, इनके कंपेयर में उसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होती है। इसको एक बार फिर से मैं आप लोगों के सामने एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो मैंने क्या बोली है कि जितनी ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगी उस कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। बात आप लोग समझ में आ गई ना। तो देखो यहां पर जो ये पॉजिटिव चार्ज है कितनी रिंगों में घूमेगा? तीन रिंगों में घूमेगा, क्योंकि इस बेंजीन रिंग से इस कार्बोकेटायन से कितनी बेंजीन रिंग जुड़ी हुई है? तीन बेंजीन रिंग जुड़ी हुई है। तो कॉमन सी बात है पॉजिटिव चार्ज कितनी रिंगों में घूमेगा? तीन रिंगों में घूमेगा, तो ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। इसके कंपेयर में इसकी स्टेबिलिटी कम होती है, क्योंकि यहां पर जो ये पॉजिटिव चार्ज है कितनी रिंगों में घूमेगा? दो रिंगों में घूमेगा। तो इसके कंपेयर में इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर थोड़ी कम बनेगी। तो ये जो आप लोगों तीन बेंजीन रिंग जुड़ी हैं इसके कंपेयर में दो वाले की स्टेबिलिटी कम होगी, क्योंकि इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तीन वाले के कंपेयर में थोड़ी कम बनेगी। लेकिन बात करता हूं यहां पर इस केस में बेंजीन कार्बोकेटायन के में, तो देखो यहां पर कार्बोकेटायन से एक ही बेंजीन रिंग जुड़ी हुई है, तो कॉमन सी बात है यहां पर सबसे कम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी, क्योंकि ये जो पॉजिटिव चार्ज है केवल एक ही बेंजीन रिंग में घूमेगा। और अगर एक ही बेंजीन रिंग में घूमेगा तो कॉमन सी बात है इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होगी। बात आप लोग समझ में आ गई ना। तो जहां पर कार्बोकेटायन से तीन बेंजीन रिंग जुड़ी होंगी उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, ठीक है ना। दो वाले की उससे कम होती है और एक वाले की सबसे कम होती है, ठीक है ना। अब इनकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या है इनको मैं आप लोगों को सामने समझा देता हूं, ठीक है ना। मैं आप लोगों के लिए पहले एलिल कार्बोकेटायन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को समझा देता हूं, ठीक है ना। जैसे ही आप लोगों के समझ में आ जाएगी उसके बाद फिर मैं आप लोगों के लिए बेंजीन कार्बोकेटायन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर समझा दूंगा, ठीक है ना, कि इनकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किस तरीका से बनाते हैं। तो मैं हेडिंग डाल देता हूं एलिल कार्बोकेटायन में अनुनाद, ठीक है ना। एलिल कार्बोकेटायन के अंदर रेजोनेंस बता देता हूं, तो उसमें रेजोनेंस किस तरीका से शो करते हैं। तो देखो ये हो गया आप लोगों का एलिल कार्बोकेटायन, ठीक है ना। एलिल कार्बोकेटायन, एलिल कार्बोकेटायन में अनुनाद मतलब रेजोनेंस। तो एलिल कार्बोकेटायन में रेजोनेंस आप लोग किस तरीके से शो करेंगे उसको देख लो। तो सबसे पहले तो मैं एलिल कार्बोकेटायन की आप लोगों के सामने स्ट्रक्चर बता देता हूं। देखो ये स्ट्रक्चर किसकी हो गई? एलिल कार्बोकेटायन की, ठीक है ना। ये स्ट्रक्चर किसकी हो गई? एलिल कार्बोकेटायन की। अब इसकी जो अगली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगी? देखो आप लोगों को पता है कि यहां पर कार्बन अपनी कितनी वैलेंसी कर रहा है? तीन वैलेंसी कर रहा है। दो तो वो किसके साथ कर रहा है? हाइड्रोजन के साथ, और एक वो अगले कार्बन के साथ कर रहा है। मतलब कार्बन की कितनी वैलेंसी हो रही है? तीन वैलेंसी हो रही है। और कार्बन के पास में कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब इसके पास में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है। भाई प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉनों की कमी तो होती है। तो अगर ये डबल बॉन्ड, ये आप लोगों को पता है पाई बंद है, अगर पाई बंद के ये इलेक्ट्रॉन अगर यहां पर शिफ्ट हो जाए तो कॉमन सी बात है इस कार्बन की कितनी वैलेंसी हो जाएगी? चार वैलेंसी हो जाएगी। और ये पॉजिटिव चार्ज फिर किस कार्बन पर आ जाएगा? इस कार्बन पर। मैं शो कर देता हूं, देखो इसके पास में इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। अगर ये पाई बॉन्ड यहां पर शिफ्ट हो जाए तो आप लोगों को पता है इस कार्बन की कितनी वैलेंसी हो जाएगी? चार वैलेंसी। लेकिन इस कार्बन की कितनी वैलेंसी हो जाएगी? तीन। तो फिर पॉजिटिव चार्ज किसके पास में आ जाएगा? इस कार्बन के पास में आ जाएगा, क्योंकि इस कार्बन के पास में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी। तो अब आप लोगों की कंडीशन ये बन जाएगी
ये, ठीक है ना। तो ये हो जाती है आप लोगों की एलिल कार्बोकेटायन में रेजोनेंस, मतलब अनुनाद। अगर आप वापस से इसी स्ट्रक्चर को प्राप्त करना चाहते हो तो फिर घुमा दो आप लोग, जैसे ही आप लोग इसको घुमाओगे तो फिर ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगी। तो मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि जो एलिल कार्बोकेटायन होता है उसमें कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है, 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है। एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो आप लोगों की ये रही और एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप लोगों की ये रही। मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई ना? एक बार मैं फिर से बता देता हूं आप लोगों के लिए। देखो, इस वक्त मैंने एलिल कार्बोकेटायन में रेजोनेंस बताया, मतलब अनुनाद बताया है। तो ये एलिल कार्बोकेटायन की स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। यहां पर आप लोगों को पता है कार्बन के पास में पॉजिटिव चार्ज है और कार्बन की 3 वैलेंसी है। इसका मतलब इसके पास में इलेक्ट्रॉनों की कमी है। अगर इसकी कमी को ये पाई बॉन्ड पूरा कर दे, मतलब ये पाई बॉन्ड अगर यहां पर शिफ्ट हो जाए, पाई बॉन्ड या डबल बॉन्ड कुछ भी बोल लो, ठीक है ना, ये पाई बॉन्ड या डबल बॉन्ड यहां पर शिफ्ट हो जाए तो इस कार्बन की कितनी वैलेंसी हो जाएगी? 4 वैलेंसी हो जाएगी। लेकिन फिर इस कार्बन की कितनी वैलेंसी हो जाएगी? 3 वैलेंसी हो जाएगी। तो अब इसके पास में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी, तो ये पॉजिटिव चार्ज फिर किस कार्बन पर आ जाएगा? इस कार्बन पर आ जाएगा। फिर वापस से आप इस स्ट्रक्चर को प्राप्त करना चाहते हो, फिर घुमा दो, इसको यहां पर लाओगे तो यहां पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज, और ये डबल बॉन्ड फिर कहां पर शिफ्ट हो जाएगा? यहां पर शिफ्ट हो जाएगा। बात मेरी आप लोगों को समझ में आ गई? चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब मैं आप लोगों के लिए बेंजील कार्बोकेटायन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बता देता हूं कि बेंजील कार्बोकेटायन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किस तरीका से बनाती है। ये बात तो आप लोगों को समझ में आ गई ना कि एलिल कार्बोकेटायन की कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है? 2 बनती है। और जो बेंजील कार्बोकेटायन जिसकी अभी मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बताने वाला हूं आप लोगों के लिए, उसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या अनुनादी संरचना कितनी बनती है? 5 बनती है। वो 5 किस तरीका से बनती है उनको अभी मैं आप लोगों को सामने शो कर देता हूं। तो देखो, हेडिंग डाल देता हूं, बेंजील कार्बोकेटायन में अनुनाद रेजोनेंस, कि बेंजील कार्बोकेटायन किस तरीका से रेजोनेंस शो करता है। तो देखो, बेंजील कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन को हिंदी में क्या बोलते हैं? कार्बोधनायन, ठीक है ना। कार्बोकेटायन को हिंदी में क्या बोलते हैं? कार्बोधनायन। बेंजील कार्बोकेटायन में अनुनाद, बेंजील कार्बोकेटायन में अनुनाद मतलब रेजोनेंस। चलो ठीक है, इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और बता देता हूं मैं आप लोगों के लिए। देखो, सबसे पहले तो मैं बेंजील कार्बोकेटायन की आप लोगों के सामने स्ट्रक्चर शो कर देता हूं। ये स्ट्रक्चर किसकी हो गई? बेंजील कार्बोकेटायन की, ठीक है ना। ये स्ट्रक्चर किसकी हो गई? बेंजील कार्बोकेटायन की। अब देखो, ध्यान से समझना और पूरा फोकस मेरी तरफ और बोर्ड की तरफ कर देना, क्योंकि अभी मैं आप लोगों को सामने इसको एक्सप्लेन करते करते इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बताऊंगा। जैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप लोगों को समझ में आ जाएगी, उसके बाद मैं आप लोगों के लिए ट्रिक बता दूंगा कि आप लोग कैसे पहचान करोगे कि आपने जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाई है वो सही है या गलत, ठीक है ना। उसको मैं लास्ट में बता दूंगा। अभी तो फिलहाल में आप कॉन्सेप्ट पर फोकस करो कि कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है। तो देखो, ध्यान से समझना बोर्ड की तरफ। इस कार्बन के पास में इलेक्ट्रॉनों की कमी है, ठीक है ना। इस कार्बन के पास में इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनों की कमी को कौन पूरा करेगा? ये डबल बॉन्ड करेगा। तो देखो, ध्यान से समझना, ये डबल बॉन्ड कहां पर शिफ्ट हो गया? यहां पर शिफ्ट हो गया। जैसे ही ये डबल बॉन्ड यहां पर शिफ्ट हो जाएगा, इस कार्बन की कितनी वैलेंसी हो जाएगी? 4, और इसका प्लस खत्म। लेकिन अब प्लस चार्ज कहां पर आ जाएगा? यहां पर, क्योंकि यहां पर कार्बन की कितनी वैलेंसी हो जाएगी? 3 वैलेंसी हो जाएगी। तो देखो, अगली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप लोगों की किस तरीका से बनेगी वो देख लो आप लोग। देखो, अगली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इस तरीके से बनेगी। ये डबल बॉन्ड कहां पर शिफ्ट हो गया? यहां पर शिफ्ट हो गया, ये लो, और ये लिख दिया मैंने CH2, ठीक है ना। अब ये जो प्लस चार्ज था वो कहां पर आ जाएगा? यहां पर आ जाएगा, क्योंकि आप लोगों को पता है ये बॉन्ड अगर यहां पर शिफ्ट हो गया तो अब इलेक्ट्रॉनों की कमी किस कार्बन के पास में हो जाएगी? इस कार्बन के पास में। तो मैंने उसको प्लस से शो कर दिया। बाकी और सारी चीज डिट्टो रहेंगी। ये डबल बॉन्ड आप लोगों का ये रहा और ये डबल बॉन्ड आप लोगों का ये रहा। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना कि भाई इस कार्बन के पास में इलेक्ट्रॉनों की कमी थी, इसकी कमी को कौन कर देगा? ये डबल बॉन्ड पूरा कर देगा। तो ये डबल बॉन्ड यहां पर शिफ्ट हो जाएगा, तो प्लस चार्ज कहां पर आ जाएगा? आप लोगों का यहां पर आ जाएगा, ठीक है ना। बाकी का डिट्टो कर दिया, ये मैंने यहां पर लिख दिया, और ये आप लोगों का डबल बॉन्ड यहां पर लिख दिया, और ये डबल बॉन्ड मैंने यहां पर लिख दिया। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब देखो, डबल बॉन्ड आप लोगों को कहां पर आ गया? यहाँ पर। ये जो पॉजिटिव चार्ज है कहां पर आ गया आप लोगों को? यहाँ पर। अब देखो, इसके पॉजिटिव को कौन खत्म करेगा? ये डबल बॉन्ड खत्म करेगा। तो देखो, ये डबल बॉन्ड कहां पर शिफ्ट हो जाएगा? यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन अब पॉजिटिव चार्ज कहां पर आ जाएगा? इस वाले कार्बन पर आ जाएगा, क्योंकि इस वाले कार्बन के पास में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी। तो अगली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप लोगों की ये बन जाएगी।
देखो ऊपर तो बिल्कुल डिट्टो रहेगा, ये लिख दिया मैंने CH2, ठीक है ना। ये पाई बॉन्ड कहां पर शिफ्ट हो गया, यहां पर शिफ्ट हो गया, ये लिख दिया। ये प्लस चार्ज कहां पर आ गया आप लोगों का, यहां पर आ गया। बाकी का इस डबल बॉन्ड से मैंने कुछ नहीं किया, ये अपनी जगह पर है। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब देखो इसके प्लस को कौन खत्म करेगा, ये डबल बॉन्ड खत्म करेगा। तो देखो ये डबल बॉन्ड कहां पर शिफ्ट हो जाएगा, यहां पर शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन अब प्लस चार्ज कहां पर आ जाएगा आप लोगों को, यहां पर। तो अगली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कौन सी बनेगी आप लोगों की, ये बनेगी। ये आप लोगों की अगली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गई। देखो ये आप लोगों का डबल बॉन्ड मैंने ये लिख दिया, ठीक है ना। ये डबल बॉन्ड कहां पर शिफ्ट हो गया, यहां पर शिफ्ट हो गया। और ये प्लस चार्ज कहां पर आ गया, यहां पर आ गया आप लोगों का। और बाकी का ऊपर आप लोगों का डिट्टो रहेगा, ठीक है ना। इसका जो लास्ट स्टेप होगा उसके अंदर क्या होगा आप लोगों का, कि ये डबल बॉन्ड है, ये कहां पर शिफ्ट हो जाएगा, यहां पर शिफ्ट हो जाएगा। फिर प्लस चार्ज किसके पास में चल जाएगा, उसी कार्बन के पास में चला जाएगा। तो लास्ट जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी आप लोगों की, वो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी। ये आप लोगों का डबल बॉन्ड रहा, ये डबल बॉन्ड रहा आप लोगों का, ठीक है ना। ये डबल बॉन्ड कहां पर शिफ्ट हो गया, यहां पर शिफ्ट हो गया, वापस से वही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गई। अब देखो ध्यान से समझना आप लोग, देखो ध्यान से समझना, एक बार फिर से बता देता हूं। इस वक्त मैंने आप लोगों के लिए बेंजील कार्बोकेटान में रेजोनेंस बताया कि भाई बेंजील कार्बोकेटान किस तरीके से रेजोनेंस शो करता है। एक बार फिर से देख लो आप लोग, देख लो ये स्ट्रक्चर किसकी है, बेंजील कार्बोकेटान की, ठीक है ना। आप लोगों को पता है इस कार्बन के पास में इलेक्ट्रॉनों की कमी है, ठीक है ना। तो ये पॉजिटिव चार्ज इस पूरी रिंग के अंदर घूमेगा। कैसे घूमेगा देखते चलो। ये डबल बॉन्ड अगर यहां पर शिफ्ट होगा तो इस कार्बन की कितनी 4 वैलेंसी हो जाएगी, लेकिन अब इस कार्बन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो ये प्लस चार्ज किसके पास में आ जाएगा, इस कार्बन के पास में, ठीक है, ये आ गया। अब देखो इस कार्बन के इलेक्ट्रॉनों की कमी को कौन पूरा करेगा, ये डबल बॉन्ड करेगा। ये डबल बॉन्ड जैसे यहां पर शिफ्ट होगा तो पॉजिटिव चार्ज कहां पर आ जाएगा, इस कार्बन के पास में आ जाएगा, ठीक है ना। इसके पास में इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इसके इलेक्ट्रॉनों की कमी को कौन पूरा करेगा, ये डबल बॉन्ड करेगा। तो ये डबल बॉन्ड कहां पर शिफ्ट हो जाएगा, यहां पर शिफ्ट हो जाएगा। तो फिर पॉजिटिव चार्ज कहां पर आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा, ठीक है ना। और लास्ट स्टेप में तो जो आप लोगों का ये पाई बॉन्ड है, फिर कहां पर शिफ्ट हो जाएगा, यहां पर शिफ्ट हो जाएगा। फिर वापस से पॉजिटिव चार्ज उसी कार्बन के पास में आ जाएगा। मतलब ये हुआ कि ये प्लस चार्ज पूरी रिंग के अंदर घुमा है। बात समझ में आ गई ना। ये जो प्लस चार्ज है ये पूरी रिंग के अंदर घुमा है। तो ये तो आप लोगों के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर समझ में आ गई होंगी कि भाई बेंजील कार्बोकेटान में किस तरीके से रेजोनेंस होता है। अब देखो ध्यान से समझना। अब अगला क्वेश्चन ये होता है कि आपने जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाई है ये सही है गलत है, इसकी पहचान कैसे करोगे वो मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं। तो देखो एक बात आप हमेशा ध्यान रखना कि जो बेंजील कार्बोकेटाइन है वो कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करता है, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करता है। अगर आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहे हो, अनुनादी संरचना बना रहे हो और अगर वो 5 से ज्यादा बन रही है या 5 से कम बन रही है तो समझ जाना आपने गलत कर दिया। 5 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और 5 से कम नहीं होनी चाहिए। 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप लोगों के सामने, फर्स्ट ये हो गई आप लोगों की, सेकंड ये हो गई, थर्ड ये हो गई आप लोगों की, फोर्थ और ये हो गई आप लोगों की 5, ठीक है ना। बेंजील कार्बोकेटान कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करता है, 5 से करता है। अगर आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहे हो और 5 से ज्यादा हो गई या 5 से कम हो गई तो समझ जाना आपने गलत कर दिया। तो एक तो पहचान ये हो गई कि 5 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और 5 से कम नहीं होनी चाहिए। बेंजील कार्बोकेटान की कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है। दूसरी पहचान कैसे करोगे आप लोग कि एक भी स्ट्रक्चर दूसरी को मैच नहीं कर रही है। इसकी जो 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ना, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसकी डिफरेंट है। एक भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसी नहीं है जो एक दूसरे को मैच कर रही है। अब आप सोच रहे होंगे सर पहली वाली और 5वीं वाली देखने में एक जैसी लग रही है। नहीं बेटा, देखने में ऐसी एक जैसी नहीं लग रही है। इसके डबल बॉन्डों की कंडीशन देखो आप लोग और इसके डबल बॉन्डों की कंडीशन देखो, दोनों के डबल बॉन्डों की कंडीशन बिल्कुल डिफरेंट है। पहली वाली की और 5वीं वाली की गौर से स्ट्रक्चर को देखो तो इनके डबल बॉन्डों की जो कंडीशन है वो बिल्कुल अलग है। इसके डबल बॉन्ड देखो आप लोग और इसके डबल बॉन्ड देखो तो दोनों में आप लोगों को अंतर का पता लग जाएगा कि इनमें क्या डिफरेंस है। इसलिए 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में से गौर देख लो, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को कोई सी भी एक दूसरे को मैच नहीं कर रही है, सब एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, ठीक है ना। अगर कोई भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दूसरी को मैच कर रही है तो समझ जाना आपने गलत कर दिया, ठीक है ना। तो 5 से ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, अगर 5 से ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो रही हैं या कम हो रही हैं तो समझ जाना आपने गलत कर दिया। तो एक तो ऐसे पहचान कर लेना। दूसरी, कोई भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक दूसरे को मैच नहीं करेगी, एक जैसी नहीं होंगी, ठीक है ना। 5 बिल्कुल अलग अलग होंगी आप लोगों की। और तीसरी कंडीशन ये है पहचान करने की कि आप लोग कैसे पहचान करोगे कि सही है गलत है। उसकी पहचान ये है कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है ना, 2 बार तो किस पर आया, ऑर्थो पोजीशन पर। देखो ये पोजीशन कौन सी है आप लोगों की, ये ऑर्थो पोजीशन है,
ये मेटा पोजीशन और ये कौन सी पैरा पोजीशन। तो देख लो आप लोग, ये जो पॉजिटिव चार्ज है 2 बार तो ऑर्थो पोजीशन पर आया है, ये आप लोगों की ऑर्थो पोजीशन है, ये भी आप लोगों की ऑर्थो पोजीशन है। तो पॉजिटिव चार्ज 2 बार तो ऑर्थो पर आया है और एक बार ये पॉजिटिव चार्ज किस पर आया है, आप लोगों के पैरा पोजीशन पर, ठीक है ना। मेटा पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज नहीं आ रहा है। ये आप लोगों की कौन सी है, मेटा पोजीशन है। देख लो कहीं पर पॉजिटिव चार्ज नहीं आया, देखो यहाँ पर पॉजिटिव नहीं है, यहाँ पर पॉजिटिव नहीं है, यहाँ पर नहीं है, कहीं पर भी नहीं है। कहने का मेरा मतलब ये हुआ कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते वक्त 2 बार पॉजिटिव तो किस पर आएगा, ऑर्थो पोजीशन पर, और एक बार पॉजिटिव चार्ज किस पर आएगा, पैरा पोजीशन पर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते वक्त आप लोगों का ये पॉजिटिव चार्ज मेटा पोजीशन पर नहीं आएगा। अगर गलती से भी मेटा पोजीशन पर आ रहा है तो समझ जाना आपने गलत कर दिया, ठीक है ना। तो ये पहचान करने का तरीका हो गया कि आप अपनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को कैसे पहचान करोगे कि हमने जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाई है वो सही है गलत है। बात आप लोग समझ में आ गए ना। तो 3 पॉइंट आप लोगों के लिए बताए, उन 3 पॉइंटों के आधार पर आप लोग पता लगा लेना कि आपकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सही है या गलत है। बात मेरी आप लोग समझ में आ गई, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। तो ये होता है आप लोगों का कार्बोकेटायन के स्टाइल को प्रभावित करने वाला टॉपिक कंप्लीट। अब सुनो मेरी बात ध्यान से कि कार्बोकेटायन का एक टॉपिक और है, ठीक है ना, वो भी आप लोगों के इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको भी मैं आप लोगों के लिए समझा देता हूं। अगला टॉपिक है आप लोगों का कार्बोकेटायन में अंतर परिवर्तन, मतलब जो कार्बोकेटायन होते हैं उनमें इंटरचेंज किस तरीके से होता है वो मैं आप लोगों के लिए समझाऊंगा। तो इसको सबको मैं टाट देता हूं और हेडिंग डाल देता हूं कार्बोकेटायन में अंतर परिवर्तन, ठीक है ना। फिर उस टॉपिक को बिल्कुल 0 लेवल से समझाऊंगा कि आखिरकार इसका मतलब क्या है। बात आप लोग समझ में आ गई, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो मैं हेडिंग डाल देता हूं कार्बोकेटायन में अंतर परिवर्तन, मतलब इंटरचेंज। अगली हेडिंग हो गई आप लोगों की कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन में अंतर परिवर्तन, अंतर परिवर्तन, कार्बोकेटायन में अंतर परिवर्तन, मतलब जो कार्बोकेटायन होता है उनमें इंटरचेंज किस तरीके से होता है वो मैं आप लोगों के लिए समझा देता हूं। तो देखो सबसे पहले तो मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं कि अंतर परिवर्तन, इंटरचेंज का मतलब क्या है यहां पर। तो देखो अंतर परिवर्तन के अंदर ये होता है कि जो कम स्टेबल कार्बोकेटायन होता है ना वो अधिक स्टेबल कार्बोकेटायन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। किस तरीके से, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी मैंने आप लोगों के लिए बताई थी। जो 3 डिग्री कार्बोकेटायन होते हैं वो सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं, उससे कम होते हैं 2 डिग्री कार्बोकेटायन, उससे कम कौन होते हैं 1 डिग्री कार्बोकेटायन, और सबसे कम कौन होते हैं आप लोगों के मेथिल कार्बोकेटायन। इस ऑर्डर को इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आप लोगों के लिए समझाया था, ठीक है ना। 3 डिग्री कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, उससे कम किसकी होती है 2 डिग्री कार्बोकेटायन की, उससे कम किसकी होती है 1 डिग्री कार्बोकेटायन की, और सबसे कम स्टेबिलिटी किसकी होती है मेथिल कार्बोकेटायन की। तो इस इंटरचेंज या अंतर परिवर्तन में क्या होता है कि जो कम स्टेबल कार्बोकेटायन है ना वो अधिक स्टेबल कार्बोकेटायन में परिवर्तित हो जाता है। किसकी वजह से, स्टेबिलिटी की वजह से। क्योंकि आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो हर एटम, हर मॉलिक्यूल, हर कंपाउंड ये चाहता है कि वो स्टेबिलिटी की ओर चला जाए, ठीक है ना। तो कम स्टेबल कार्बोकेटायन किसमें कन्वर्ट हो जाता है, अधिक स्टेबल कार्बोकेटायन में। जैसे कि 1 डिग्री 2 डिग्री में कन्वर्ट हो सकता है और 3 डिग्री में कन्वर्ट हो सकता है, क्योंकि 1 डिग्री इन दोनों के कंपेयर में कम स्टेबल होता है। तो कॉमन सी बात, अगर वो 2 डिग्री में कन्वर्ट हो रहा है तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ रही है, और अगर 1 डिग्री 3 डिग्री में कन्वर्ट हो रहा है तो भी उसकी स्टेबिलिटी बढ़ रही है। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। तो 1 डिग्री कार्बोकेटायन 2 डिग्री में कन्वर्ट हो सकता है और 3 डिग्री में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन जो 2 डिग्री कार्बोकेटायन है वो 3 डिग्री में कन्वर्ट हो सकता है लेकिन 1 डिग्री में कन्वर्ट नहीं हो सकता। क्योंकि आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो कि दुनिया में हर एक अनस्टेबल चीज किसकी ओर मूव करती है, स्टेबल की ओर। कभी भी कोई भी स्टेबल चीज अनस्टेबल की ओर नहीं जाती। इसलिए 2 डिग्री कार्बोकेटायन कभी भी 1 डिग्री के अंदर कन्वर्ट नहीं होता, 2 डिग्री किसमें कन्वर्ट होता है 3 डिग्री में। लेकिन जो 3 डिग्री कार्बोकेटायन होता है वो कभी भी 2 डिग्री और 1 डिग्री में कन्वर्ट नहीं होता, क्योंकि आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो कि 3 डिग्री कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। तो अगर वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है तो कॉमन सी बात है वो कम स्टेबल की ओर क्यों जाना चाहेगा, क्योंकि हर एक अनस्टेबल चीज किसकी ओर जाती है, स्टेबिलिटी की ओर। कभी भी कोई स्टेबल चीज अनस्टेबल की ओर नहीं जाती। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। इसलिए 1 डिग्री कार्बोकेटायन 2 डिग्री में कन्वर्ट हो सकता है और 3 डिग्री में कन्वर्ट हो सकता है, और जो 2 डिग्री कार्बोकेटायन है वो 3 डिग्री में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन जो 3 डिग्री कार्बोकेटायन है वो 2 डिग्री में कन्वर्ट नहीं हो सकता और 1 डिग्री में कन्वर्ट नहीं हो
सकता। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। तो यही अंतर परिवर्तन या इंटर कन्वर्जन का मतलब है कि कम स्टेबल कार्बोकेटायन किस में कन्वर्ट हो जाता, अधिक स्टेबल कार्बोकेटायन में, ठीक है ना। तो वो कितने प्रोसेस से कन्वर्ट हो सकता है, 2 प्रोसेस से, ठीक है ना। उसकी कितनी विधियां, 2, एक तो हाइड्राइड शिफ्ट है और एक मेथिल शिफ्ट है। दोनों को मैं आप लोगों को सामने लिख देता हूं। देखो कार्बोकेटायन में अंतर परिवर्तन कितने प्रकार से हो सकता है, 2 प्रकार से। एक तो हाइड्राइड शिफ्ट के द्वारा हो सकता है, एक तो हाइड्राइड शिफ्ट के द्वारा हो सकता है, ठीक है ना, कम स्टेबल से किसमें, अधिक स्टेबल में। और एक आप लोगों का कौन है, मेथिल शिफ्ट। एक कौन सा है आप लोगों का, मेथिल शिफ्ट। मेथिल शिफ्ट के द्वारा भी कम स्टेबल कार्बोकेटायन किसमें कन्वर्ट हो जाता है, अधिक स्टेबल कार्बोकेटायन में। एक बार मैं फिर से बता देता हूं आप लोगों के लिए, कार्बोकेटायन में जो अंतर परिवर्तन है, इंटरचेंज है, वो हम कितने प्रकार से करवा सकते हैं, 2 प्रकार से करवा सकते हैं। उसकी कितनी विधि दे रखी है, 2 दे रखी है। एक तो हाइड्राइड शिफ्ट, ठीक है ना, मतलब हाइड्रोजन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाकर हम इंटरचेंज करवा सकते हैं। और एक कौन है, मेथिल शिफ्ट, मतलब मेथिल ग्रुप को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करके हम इंटरचेंज या अंतर परिवर्तन करवा सकते हैं। किसमें, कार्बोकेटायन में, क्योंकि टॉपिक किसका चल रहा है, कार्बोकेटायन का। बात मेरी आप लोगों को समझ में आ गई। तो एक काम करता हूं, सबसे पहले मैं डिस्कशन कर लेता हूं हाइड्राइड शिफ्ट का, ठीक है ना। हाइड्राइड शिफ्ट का डिस्कशन करने के बाद फिर हम डिस्कशन किस पर करेंगे, मेथिल शिफ्ट पर। उसके साथ ही आप लोगों का ये जो कार्बोकेटायन वाला टॉपिक चल रहा है, ये आप लोगों का बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। चलो ठीक है, मैं सबसे पहले डिस्कशन करता हूं हाइड्राइड शिफ्ट के बारे में, ठीक है। तो देखो नाम से ही पता लग रहा है हाइड्राइड शिफ्ट, इसका मतलब यहां पर किसकी शिफ्ट होती है, हाइड्रोजन परमाणु की शिफ्ट होती है। अब वो हाइड्रोजन परमाणु की शिफ्ट कैसे होती है, वो मैं आप लोगों के लिए समझा देता हूं। तो यहां पर मैं एक काम करता हूं, कुछ एग्जांपल ले लेता हूं, उन एग्जांपल के आधार पर मैं आप लोगों के लिए समझा दूंगा कि कम स्टेबल कार्बोकेटायन कैसे अधिक स्टेबल कार्बोकेटायन में परिवर्तित होता है। तो देखो एग्जांपल देख लो आप लोग, मैं 2 एग्जांपल ले रहा हूं हाइड्राइड शिफ्ट को एक्सप्लेन करने के लिए। एक एग्जांपल मैंने ये ले लिया, ठीक है ना, एक एग्जांपल मैंने आप लोगों के सामने ये ले लिया, ठीक है, इसको एक्सप्लेन करूंगा। और एक एग्जांपल मैंने आप लोगों के सामने ये ले लिया। इसी के आधार पर मैं आप लोगों के लिए हाइड्राइड शिफ्ट को एक्सप्लेन कर दूंगा कि हाइड्राइड शिफ्ट किस तरीका से होती है। तो देखो इधर देखिए बोर्ड की तरफ ध्यान से समझना, मैंने क्या बताइए आप लोगों के लिए कि अंतर परिवर्तन का मतलब क्या है, कम स्टेबल कार्बोकेटायन किसमें कन्वर्ट हो जाता है, अधिक स्टेबल कार्बोकेटायन में। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले मैं इस कार्बोकेटायन की बात करता हूं। तो गौर से देखो, ये आप लोगों का 1 डिग्री कार्बोकेटायन है। कैसे, जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है वो कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो ये चीज मैंने आप लोगों के लिए समझाई कि उसको हम क्या बोलते हैं, 1 डिग्री कार्बोकेटायन। तो ये कौन हो गया आप लोगों का 1 डिग्री कार्बोकेटायन, कौन हो गया आप लोगों का 1 डिग्री कार्बोकेटायन, 1 डिग्री कार्बोकेटायन। अब देखो सुनो मेरी बात ध्यान से, यहां पर आप लोग स्टेबिलिटी का ऑर्डर ऐसे भी पता लगा सकते हो अल्फा हाइड्रोजन परमाणु के आधार पर। तो अल्फा हाइड्रोजन परमाणु हम कैसे देखते हैं वो मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं। तो देखो जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है उस कार्बन को हम कौन सी पोजीशन देते हैं, 0 पोजीशन। और उसके जस्ट वाला कार्बन कौन सा कार्बन होता है, अल्फा कार्बन। और उससे जो हाइड्रोजन परमाणु जुड़े होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, अल्फा हाइड्रोजन परमाणु। जैसे कि इस कार्बन के पास में पॉजिटिव चार्ज है तो इसको हम कौन सी पोजीशन देते हैं, 0 पोजीशन। और इसके जस्ट वाला कार्बन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन। और उससे जो हाइड्रोजन एटम जुड़े होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, अल्फा हाइड्रोजन परमाणु। और ये अल्फा हाइड्रोजन परमाणु जितने ज्यादा होते हैं कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होती है। तो देखो इस कार्बोकेटायन के पास में कितने अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, 2 अल्फा हाइड्रोजन, क्योंकि ये 0 पोजीशन हो गई। इसके जस्ट वाला कार्बन कौन सा हो गया, अल्फा हो गया। और अल्फा कार्बन के पास में कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, ये रहा 2 हाइड्रोजन। तो उसको हम क्या बोलते हैं, अल्फा हाइड्रोजन एटम, जो कि कितने हैं यहाँ पर 2। तो यहाँ पर लिख दो अल्फा हाइड्रोजन बराबर कितने हैं, यहाँ पर 2। एक बार फिर से बता देता हूं, जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है उसको कौन सी पोजीशन देते हैं, 0। और उसके जस्ट वाला कार्बन होता है, ये कार्बन कौन सा हो गया, अल्फा हो गया। और इससे जो हाइड्रोजन एटम जुड़े हैं उनको हम क्या बोलते हैं, अल्फा हाइड्रोजन परमाणु। तो इस कार्बन के पास में कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। और ये अल्फा हाइड्रोजन जितने ज्यादा होंगे उस कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब देखो हाइड्राइड शिफ्ट किस तरीका से होगी, क्या देखो इस कार्बन के पास में पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब इसके पास में इलेक्ट्रॉनों की कमी है। अगर एक हाइड्रोजन परमाणु आप इस कार्बन से हटाकर किसके लिए दे दो, इसके लिए दे दो, तो कॉमन सी बात है इस कार्बन की कितनी वैलेंसी हो जाएगी, 4 वैलेंसी हो जाएगी। लेकिन इस कार्बन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 3। और ये प्लस चार्ज किस कार्बन के पास में आ जाएगा, इस कार्बन के पास में आ जाएगा। तो अगली कंडीशन आप लोगों की ये बन जाएगी CH3 CH प्लस CH3। अरे बिल्कुल सही बात है ना, खोल कर लिख देता हूं। एक काम करता हूं, मैं इसको खोल कर लिख देता हूं। देखो इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन एटम है, एक हाइड्रोजन एटम को मैं आप लोगों के लिए समझाने के लिए खोल के लिख देता हूं। ये लो, एक हाइड्रोजन खोल के लिख दिया। तो ये हाइड्रोजन एटम कहां पर चला जाएगा, ये हाइड्रोजन एटम यहां पर शिफ्ट हो जाएगा, यहां पर शिफ्ट हो जाएगा। तो आप लोगों को पता है ये CH2 से क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा। और इस कार्बन की 4 वैलेंसी कंप्लीट हो जाएगी।
तीन तो हाइड्रोजन से हो जाएगी और एक अगले वाले कार्बन से हो जाएगी। लेकिन जो बीच वाला कार्बन है, यहाँ से आप लोगों ने हाइड्रोजन हटा कर कहां पर जोड़ दिया, यहाँ पर जोड़ दिया, तो कॉमन सी बात है इस कार्बन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। और जो प्लस चार्ज इस कार्बन के पास में था वो किसके पास में चला जाएगा, बीच वाले कार्बन के पास में। बात मेरी आप लोग समझ में आ गई ना। इसका मतलब ये हुआ कि 1 डिग्री कार्बोकेटायन किस में कन्वर्ट हुआ है, 2 डिग्री कार्बोकेटायन में। क्योंकि आप लोगों को पता है जिस कार्बन के पास में पॉजिटिव चार्ज है वो कार्बन कितने कार्बन एटमों से जुड़ा हुआ है, 2 कार्बन एटमों से जुड़ा हुआ है। एक आप लोगों का ये रहा, एक आप लोगों का ये रहा, तो ये कौन हो गया आप लोगों का 2 डिग्री कार्बोकेटायन, 2 डिग्री कार्बोकेटायन। तो बात आप लोग समझ में आ गई ना कि जो कमिस्टेबल कार्बोकेटायन है वो किस में कन्वर्ट हो गया, अधिक कार्बोकेटायन में। और इसके पास में जो अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होंगे वो कितने होंगे, देखो इस कार्बन को हम कौन सी जीरो पोजीशन, मैंने आप लोगों के लिए बता दी कि जिस कार्बन के पास में पॉजिटिव चार्ज होगा उसको जीरो पोजीशन दोगे और उसके जस्ट वाला कार्बन कौन सा होगा, अल्फा कार्बन होगा। और उस पर जो हाइड्रोजन एटम जुड़े होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, अल्फा हाइड्रोजन एटम। तो देखो इसको अगर मैं जीरो पोजीशन देता हूं तो ये भी अल्फा हो गया आप लोगों का, ये भी अल्फा हो गया। बात आप लोग समझ में आ गई ना भाई। ये कार्बन को अगर जीरो दे रहे हैं तो इस कार्बन के रेस्पेक्ट में ये कार्बन अल्फा हुआ और ये कार्बन भी अल्फा हुआ। तो इसके पास में अल्फा हाइड्रोजन परमाणु कितने हुए, 6 हो गए। 3 तो इसके पास में हो गए और 3 इसके पास में हो गए। तो इसके पास में अल्फा हाइड्रोजन परमाणु कितने हो गए, 6 अल्फा हाइड्रोजन परमाणु हो गए। इसका मतलब यहां पर अल्फा हाइड्रोजन एटम कितने हैं, 2, और यहां पर अल्फा हाइड्रोजन एटम कितने हैं, 6। और मैंने क्या बात बोली है कि अल्फा हाइड्रोजन एटमों की संख्या जितनी ज्यादा होगी, अल्फा हाइड्रोजन परमाणु की संख्या जितनी ज्यादा होगी, उस कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। बात समझ में आ गई ना। तो ये कम स्थायी कार्बोकेटायन है जो कि किस में कन्वर्ट हो जाता है, अधिक स्टेबल कार्बोकेटायन में। मतलब 1 डिग्री किस में कन्वर्ट हो जाता है, 2 डिग्री में। बात मेरी आप लोग समझ में आ गई, क्योंकि 2 डिग्री की स्टेबिलिटी 1 डिग्री से क्या होती है, ज्यादा होती है। तो यहां पर लिख देता हूं मैं कम स्थायी, क्योंकि 1 डिग्री कार्बोकेटायन कम स्थायी होता है और 2 डिग्री कार्बोकेटायन अधिक स्थायी होता है, तो उसको मैं लिख देता हूं अधिक स्थायी। कमिस्टेबल कार्बोकेटायन किस में कन्वर्ट हो गया, अधिक स्टेबल कार्बोकेटायन में। और ये तो प्रकृति का एक नियम होता है कि कमिस्टेबल चीज हमेशा कहां पर जाती है, अधिक स्टेबल की ओर। बात आप लोग समझ में आ गई। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मैं इस वाले एग्जांपल को भी ले लेता हूं। तो देखो यहां पर भी देख लो, ये कार्बन के पास में पॉजिटिव चार्ज है, ये कार्बन कितने कार्बन एटमों से जुड़ा हुआ है, केवल इसी, भाई ये कार्बन केवल इसी कार्बन से तो जुड़ा हुआ है। तो इस कार्बन के पास में जो अल्फा हाइड्रोजन परमाणु है वो कितने होंगे, 1 होगा। अल्फा हाइड्रोजन परमाणु कितना होगा, 1। और ये कौन हो गया आप लोगों का 1 डिग्री कार्बोकेटायन, 1 डिग्री कार्बोकेटायन, ठीक है ना। और इसके पास में ये रहा अल्फा, ठीक है ना। इसके पास में अल्फा हाइड्रोजन एटम कितने हैं, 1 अल्फा हाइड्रोजन एटम है। बात आप लोग समझ में आ गई। अब देखो ध्यान से समझना, अगर मैं ऐसा करता हूं कि ये हाइड्रोजन एटम को मैं यहां से हटाकर अगर यहां पर शिफ्ट कर दूं, तो आपको पता है इस कार्बन की तो 4 वैलेंसी हो जाएगी, लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज बीच वाले कार्बन पर आ जाएगा। तो अगली कंडीशन आप लोगों की ये हो जाएगी, ये लो ये मैंने शो कर दिया, ये कंडीशन हो जाएगी CH3, और यहां पर लिख दिया मैंने CH3, और इस पर लिख दिया मैंने पॉजिटिव चार्ज। और देखो ये कार्बोकेटायन कौन सा हुआ है, 3 डिग्री कार्बोकेटायन। ये कार्बोकेटायन आप लोगों को कौन सा होगा, 3 डिग्री कार्बोकेटायन, ठीक है ना। और इसके पास में जो अल्फा हाइड्रोजन एटम होंगे वो कितने होंगे, 9। क्योंकि आप लोगों को पता है इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, तो इस कार्बन के रेस्पेक्ट में ये भी कार्बन अल्फा है, ये भी कार्बन अल्फा और ये भी कार्बन अल्फा है। तो 3 और 3 6 और 3 9। तो इसके पास में जो अल्फा हाइड्रोजन एटम होंगे वो कितने होंगे, 9 अल्फा हाइड्रोजन एटम होंगे। और आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो कि 1 डिग्री कार्बोकेटायन के कंपेयर में जो 3 डिग्री कार्बोकेटायन होता है उसकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। देखो 3 डिग्री की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, ठीक है ना। और 1 डिग्री की स्टेबिलिटी इन दोनों के कंपेयर में सबसे कम होती है, ठीक है ना। तो देखो 1 डिग्री कार्बोकेटायन किसमें कन्वर्ट हो गया, 3 डिग्री कार्बोकेटायन में। यहां पर अल्फा हाइड्रोजन एटम कितने हैं, 1, और यहां पर अल्फा हाइड्रोजन एटम कितने हैं, 9। तो मैंने क्या बात बोली है कि जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन एटम होंगे कार्बोकेटायन का स्थायित्व उतना ही ज्यादा होगा। तो इसके कंपेयर में 1 डिग्री के कंपेयर में 3 डिग्री कार्बोकेटायन होता है, ये बहुत ज्यादा स्थायी होता है, ठीक है ना। और ये किसकी वजह से पॉसिबल हो पाया है, हाइड्रोजन एटम की वजह से पॉसिबल हो पाया है। क्योंकि यहां पर भी आप लोगों ने हाइड्रोजन एटम का शिफ्ट करवाया था, और यहां पर भी आप लोगों ने ये हाइड्रोजन एटम हटाकर किसके पास में जोड़ा था, इसके पास में, ठीक है ना। इसी को हम क्या बोलते हैं, हाइड्राइड शिफ्ट। मतलब हाइड्रोजन एटम को अगर एक जगह से दूसरी जगह आप शिफ्ट कर रहे हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्राइड शिफ्ट। बात आप लोग समझ में आ गई। तो यहां पर भी लिख दो आप लोग, यहां पर लिख दो कम स्थायी, कम स्थायी, और यहां पर लिख दो अधिक स्थायी। ये कौन हो गया आप लोगों का, अधिक स्थायी, मतलब मोर स्टेबल कार्बोकेटायन। बात आप लोगों को समझ में आ गई ना कि 1 डिग्री के कंपेयर में 3 डिग्री कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है ना। और ये स्टेबिलिटी किसकी वजह से संपन्न हो पाई है,
हाइड्रोजन एटम की वजह से। इसलिए इस शिफ्ट को हम क्या बोलते हैं, हाइड्राइड शिफ्ट, क्योंकि यहां पर भी मैंने हाइड्रोजन एटम का शिफ्ट करवाया है और यहां पर भी मैंने हाइड्रोजन एटम का शिफ्ट करवाया है। बात आप लोग समझ में आ गए? चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब मैं इसके दूसरे टाइप को ले लेता हूं, मेथिल शिफ्ट, मतलब मेथिल ग्रुप को एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट करते हैं। तो कैसे कम स्टेबल कार्बोकेटायन किसमें कन्वर्ट होता है, अधिक स्टेबल कार्बोकेटायन में, उसको भी मैं एग्जांपल लेकर समझा देता हूं। तो देख लो बोर्ड की तरफ। दूसरा शिफ्ट आप लोगों को कौन सा हुआ है, मेथिल शिफ्ट। शो कर देता हूं आप लोगों के लिए। दूसरी शिफ्ट कौन सी हो गई, मेथिल शिफ्ट। मेथिल शिफ्ट मतलब मेथिल ग्रुप को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, मेथिल शिफ्ट। इसको भी एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, ये लो। चलो ठीक है, इसको भी मैं आप लोगों के लिए समझा देता हूं। तो देखो ध्यान से समझना, मेटल शिफ्ट को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने आप लोगों के सामने ये एग्जांपल ले लिया, ठीक है ना। सबसे पहले तो हम ये पहचान कर लेते हैं कि ये कौन सी डिग्री कार्बोकेटायन है। तो देखो इस कार्बन के पास में पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना। उसके जस्ट वाला कार्बन देखो आप लोगों का, ठीक है ना। ये कार्बन कितने कार्बन एटमों से जुड़ा हुआ है, एक कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है। अरे सही है ना भाई, ये इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है तो ये कार्बन कितने कार्बनों से जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे, 1 डिग्री कार्बोकेटायन। इसको हम क्या बोलेंगे, 1 डिग्री कार्बोकेटायन, 1 डिग्री कार्बोकेटायन। अब देखो इस कार्बोकेटायन के पास में, इसके पास में एक भी अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि मैंने क्या बात बोली है कि जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है उसके जस्ट वाला कार्बन कौन सा हो गया, अल्फा हो गया। तो देखो इस अल्फा कार्बन के पास में एक भी हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट नहीं है, एक भी हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पर अल्फा एच क्या लिख दोगे, 0 लिख दोगे। और ये कौन हो गया आप लोगों का, कम स्थायी, ठीक है ना। ये आप लोगों का कौन हो गया, लेस स्टेबल मतलब कम स्थायी। अब देखो ध्यान से समझना, अगर मैं यहां से मेथिल ग्रुप को, ये जो मेथिल ग्रुप है ना, अगर मैं इसको यहां से हटाकर और अगर यहां पर जोड़ दूं तो आप लोगों को पता है ये CH3 समूह किससे जुड़ जाएगा, इस कार्बन से जुड़ जाएगा। लेकिन आप लोगों को पता है कि इस कार्बन की जो चार वैलेंसी है, जैसे ही मेथिल यहां पर शिफ्ट होगा वैसे ही इस कार्बन के पास में कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा आप लोगों का, 3 डिग्री कार्बोकेटायन में। यहां पर लिख दिया CH2 और ये हो गया CH3 और ये पॉजिटिव किसके पास में आ गया, इसके पास में। ये हो गया आप लोगों का 3 डिग्री कार्बोकेटायन। ये कौन हो गया आप लोगों का, 3 डिग्री कार्बोकेटायन। इसके पास में जो अल्फा हाइड्रोजन एटम होते हैं वो गिन लो आप लोग, अल्फा हाइड्रोजन एटम कितने होंगे। इस कार्बन के पास में पॉजिटिव चार्ज है, इसके जस्ट वाला कार्बन कौन सा होगा, अल्फा। तो ये भी अल्फा हुआ, ये भी अल्फा हुआ, ये भी अल्फा हुआ, ठीक है ना। तो 3 और 3 6 और 2 8। इसके पास में अल्फा हाइड्रोजन एटम कितने हुए, 8 हुए। और ये हो गए आप लोगों का अधिक स्थायी मतलब मोर स्टेबल, अधिक स्थायी मतलब मोर स्टेबल। इसका मतलब ये हुआ कि 1 डिग्री कार्बोकेटायन के अंदर अगर हम इस CH3 समूह को, इस मेथिल समूह को अगर हम शिफ्ट करवाएं और यहां से अगर यहां पर शिफ्ट करवा दें इसको, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 3 डिग्री कार्बोकेटायन में। और आप लोग अच्छी तरीका से जानते हो कि 1 डिग्री कार्बोकेटायन के कंपेयर में जो 3 डिग्री कार्बोकेटायन होता है उसकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। तो कम स्थायी कार्बोकेटायन किस में कन्वर्ट हो जाता है, अधिक स्थायी कार्बोकेटायन में। और ये किसकी वजह से पॉसिबल हो पाया है, मेथिल शिफ्ट की वजह से। क्योंकि ये मेथिल ग्रुप आप लोगों ने यहां से हटाकर कहां पर जोड़ दिया, यहां पर जोड़ दिया। देखो यहां से ये मेथिल समूह हटाकर कहां पर जोड़ा है आप लोगों ने, यहां पर। तो ये आप लोगों को मेथिल समूह रहा, यहां पर कार्बन अपनी 4 वैलेंसी कर रहा था। लेकिन जैसे ही आप लोगों ने CH3 समूह को यहां पर जोड़ा, कार्बन की वैलेंसी कितनी हो गई, 3 हो गई। जो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। बात आप लोग समझ में आ गई ना। तो इसको हम बोलते हैं मेथिल शिफ्ट, क्योंकि मेथिल समूह को एक जगह से दूसरी जगह आप लोगों ने शिफ्ट करवाया है, ठीक है ना। तो कम स्थायी कार्बोकेटायन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, अधिक स्थायी कार्बोकेटायन में। और ये कंप्लीट होता है आप लोगों की मेथिल शिफ्ट, ठीक है ना। और इसी टॉपिक के साथ ही आप लोगों को का जो पहला इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन चल रहा था वो आप लोगों का बिल्कुल कंप्लीट होता है, ठीक है ना। हमारे सिलेबस में कितने इंटरमीडिएट दे रखे हैं, 6 इंटरमीडिएट दे रखे हैं, जिनमें पहला इंटरमीडिएट मैंने आप लोगों के लिए बिल्कुल कंप्लीट करवा दिया, कार्बोकेटायन। अब अगले लेक्चर में मैं डिस्कशन करूंगा कार्ब एनायन के बारे में, ठीक है ना, जो हमारे दूसरे नंबर का मध्यवर्ती मतलब इंटरमीडिएट होगा। बात आप लोग समझ में आ गई ना। तो ठीक है स्टूडेंट्स, फिर आज के लेक्चर को मैं यहीं तक रखता हूं, ठीक है ना। फिर अगले लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे कार्ब एनायन के बारे में, ठीक है। जिन स्टूडेंटों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं अगले लेक्चर में, धन्यवाद।